नमस्कार। आज के वीडियो का विषय है रूसी रूपवाद। यह विषय पाश्चात्य साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यह एमए तथा यूजीसी नीट का भी महत्वपूर्ण विषय है। मैंने यहाँ एक नोट भी तैयार किया है। यह नोट विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करते हुए उनके तत्वों को अपनी भाषा में मैंने यहाँ सहज सरल रूप में प्रस्तुत किया है। यह नोट देखने से पहले आइए रूपवाद के मूल अर्थ को जान लेते हैं। यह काव्यिक आंदोलन या वाद है। जिस तरह से हिंदी साहित्य में हम छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद आदि पढ़ते हैं, उसी तरह से यह पाश्चात्य साहित्यिक आलोचनात्मक आंदोलन है। कवि जब कविता लिखते हैं तब सर्वप्रथम एक विषय का चयन करते हैं। उस विषय की अभिव्यक्ति के लिए वे भाषा या शब्दों का चयन करते हैं और भाषा के माध्यम से अपने चिंतन को साहित्य का रूप देते हैं। रूपवादियों ने कवि के विषय से अधिक उनकी भाषा या भाषिक संरचना पर बल दिया है, अर्थात विषय से अधिक भाषा पर महत्व दिया गया है रूसी रूपवाद में। यहाँ पर 2 पॉइंटों का भी उल्लेख है, आप देख सकते हैं। रूसी रूपवाद में काव्य के विषय या वस्तु या विषय से अधिक बल उसकी भाषा या भाषा संरचना पर दिया गया है, अर्थात कवि अपनी रचना में क्या अभिव्यक्त कर रहे हैं उससे अधिक यह महत्वपूर्ण माना गया है कि कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, अर्थात रूपवाद में भाषिक संरचना पर अधिक महत्व प्रदान किया गया है। तो अब नोट की ओर आते हैं। सर्वप्रथम भूमिका या प्रस्तावना के रूप में यहाँ पे उल्लेख किया गया है इन तत्वों का कि रूसी रूपवाद पाश्चात्य साहित्यिक आलोचनात्मक आंदोलन है। इसका समय अगर मान के चले तो सन 1910 से सन 1930 तक माना जाता है। नाम से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी जन्मभूमि रूस देश है। इस वाद का मुख्य केंद्र मॉस्को और पेट्रोग्राड है। चेकोस्लोवाकिया भी इसके प्रचार का एक बड़ा केंद्र बना और साथ ही में यहाँ पे जो मुख्य चिंतक है, इन चिंतकों का भी नाम यहाँ पे उल्लेख किया गया है। सेकेंड पॉइंट में पृष्ठभूमि को रखा गया है। पृष्ठभूमि में रूसी रूपवाद के प्रवर्तक के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग के विक्टर स्क्लोवस्की को जाना जाता है। विक्टर स्क्लोवस्की को इसके प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो यह नाम आपको याद रखना है। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना में स्वयंसेवी के रूप में काम किया था। इन्होंने सन 1916 में सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज एक संस्था की शुरुआत किया। इसी संस्था द्वारा ही रूसी रूपवाद की नींव रखी गई। रूसी रूपवाद का नाम इस काव्य आंदोलन के विरोधियों द्वारा ही रखा गया था। यह नाम रूपवादियों ने स्वीकारा नहीं था, लेकिन बाद में यही नाम प्रचलित हुआ। थर्ड पॉइंट के रूप में रूपवादियों का तर्क तथा मुख्य धाराएं। साधारण रूप से कहा जाए तो रूपवादियों ने विषय को नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया है और साथ में यह भी उल्लेखनीय है कि रूपवादियों ने व्यवहारिक भाषा और साहित्यिक भाषा को अलग माना है। साहित्यिक भाषा को अधिक उदात्त या उच्च कोटि का माना है। रूसी रूपवाद की मूलतः 4 प्रमुख धाराएं देखी जाती है। वो यहाँ पे उल्लेख है, देखिए, यांत्रिक रूपवाद, जैविक रूपवाद, सर्वांगी तथा भाषाई रूपवाद। यांत्रिक रूपवाद में साहित्य को मानव द्वारा रचित सचेत यांत्रिक प्रक्रिया माना गया है। विक्टर स्क्लोवस्की के अनुसार कवि साहित्यिक और कलात्मक उपकरणों को सचेत रूप से मिलाकर काव्य की रचना करता है। कवि अपने मनोभावों को किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर यांत्रिकता द्वारा अपने अनुसार परिवर्तित करते हैं। विक्टर के इस मत के पीछे का कारण यह है कि तत्कालीन समाज में कला को सामाजिक और राजनीतिक प्रचलित विषयों को जनता तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया था, अर्थात राजनीतिक प्रचार के लिए काव्य का प्रयोग किया जाने लगा था। इसी कारण यांत्रिक रूपवाद के अंतर्गत विक्टर ने कला को जीवन से मुक्त माना है।
परंतु साहित्य को जीवन से अलग करना संभव नहीं है। इसी के विरोध में जैविक रूपवाद के मतों का प्रारंभ हुआ। जैविक रूपवादियों ने साहित्य को शरीर अर्थात जीवन से जोड़ते हुए मानवीय दर्शन, युक्ति, चिंतन आदि की आवश्यकता पर बल दिया है। और सर्वांगी रूपवाद में क्या हुआ है, मूलतः यांत्रिक और जैविक दोनों को जोड़ती है। इस मत के अनुसार साहित्यिक सृजन प्रक्रिया साहित्यिक उपकरणों के बीच द्वंद्व है। साथ में यहाँ भाषाई रूपवाद का भी उल्लेख है। भाषाई रूपवादियों ने काव्य भाषा में वैज्ञानिकता के प्रयोग द्वारा भाषा में उदात्तता का उल्लेख किया है, अर्थात काव्य भाषा साधारण भाषा न होकर विज्ञान सम्मत भाषा है और वैज्ञानिक तत्व के जुड़ने से भाषा में बोझिलता आती है और भाषा उच्च कोटि की बनती है। अर्थात यांत्रिक रूपवादियों ने जीवन को साहित्य से अलग माना है, जैविक रूपवादियों ने जीवन और साहित्य को एक साथ माना है। सर्वांगी रूपवादी में यांत्रिक और जैविक को एक साथ मानते हुए साहित्यिक सृजन प्रक्रिया को साहित्यिक उपकरणों के बीच द्वंद्व माना है, तथा भाषाई जो रूपवादी है उन्होंने साधारण भाषा अर्थात साधारण जो बोलचाल की भाषा है उस भाषा को और साहित्य की भाषा को भिन्न मानते हुए भाषा में वैज्ञानिकता के तत्वों को जोड़कर एक बोझिल भाषा की उत्पत्ति को माना है और उस बोझिलता के कारण ही भाषा में अजनबीपन आता है और उस अजनबीपन के कारण ही भाषा को उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा माना गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यांत्रिक जो रूपवादी है उन्होंने जीवन को साहित्य से अलग माना है। ठीक है, साहित्य से जीवन को निकाल दिया था। फिर जैविक रूपवादी आए। जैविक रूपवादियों ने कहा कि जीवन साहित्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। सर्वांगी रूपवादियों ने भी यही स्वीकार किया है। यांत्रिकता अर्थात जीवन भी साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैविक दोनों को मिलाकर ही सर्वांगी रूपवादी बने हैं। और भाषाई रूपवादी का मुख्य तत्व है कि इन्होंने साहित्यिक भाषा और बोलचाल की जो साधारण भाषा है उसमें भिन्नता दिखाकर भाषा में वैज्ञानिकता के द्वारा उसे उच्च कोटि का बनाया गया है। जो साहित्यिक भाषा है वो उच्च कोटि की भाषा है। निष्कर्ष में फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें रूपवादियों के विरोधी आलोचकों द्वारा दिए गए कुछ तत्वों का उल्लेख है। यहाँ पे रूपवादियों को राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियावादी माना गया है तथा जीवन को साहित्य से बाहर मानने के कारण उनकी आलोचना की गई है। तथा लास्ट में कह सकते हैं कि तत्कालीन समय के साहित्यिक मान्यताओं के विरोध में रूसी रूपवाद महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन है। काव्य भाषा और व्यवहारिक भाषा की भिन्नता संबंधी उनका सिद्धांत साहित्य को नई मान्यता देने में सफल रहा है। तो ये रूसी रूपवाद पर एक छोटा नोट भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो मेरे अनुसार ये आपकी सहायता करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक नया नोट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।